विक्ट्री पॉइंट में आज खैरुद्दीन बारबरोसा, वो महान मुस्लिम योद्धा जिसने समुद्र में दशकों से काबिज ईसाइयों के एक छत्र राज को समाप्त किया था। समुद्र में मुस्लिम आधिपत्य को स्थापित करने का सीधा श्रेय खैरुद्दीन बारबरोसा को जाता है। हालांकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों को पहली नेवी आर्मी देकर इस सफ़र की शुरुआत की थी। इस आर्मी ने रोमन एम्पायर को पूरब से धकेलते हुए साइप्रस जैसे महत्वपूर्ण इलाके पर कब्ज़ा भी कर लिया था, लेकिन बाद में अंदरूनी रस्साकशी के कारण ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका था। खैरुद्दीन बारबरोसा या हैरद्दीन पाशा एक महान तुर्क नाविक थे जो आगे चलकर सल्तनत ओस्मानिया की नौसेना के प्रमुख बने और दशकों तक भूमध्य सागर में अपनी शक्ति और प्रभुता को बनाए रखा। उनकी पैदाइश 1480 के आसपास हुई थी। उनका असली नाम खिज़्र ओगलू याकूब था, जबकि खैरुद्दीन या हैरद्दीन की उपाधि उन्हें सुल्तान सुलेमान मुअज़्ज़म ने दी थी। खैरुद्दीन की माता कैटरीना का संबंध ईसाई धर्म से था, जबकि पिता याकूब आगा एक तुर्किश थे। उन्होंने यूरोप में बारबरोसा के नाम से ख्याति पाई। खैरुद्दीन के पिता समुद्री रास्ते से व्यापार किया करते थे। अगरचे उन दिनों सल्तनत ओस्मानिया के रूप में मुसलमानों का एक मजबूत साम्राज्य यूरोपीय शक्तियों के आगे चट्टान बनकर खड़ा था, लेकिन अभी भी समुद्री इलाकों पर मुसलमानों का नियंत्रण न के बराबर था। इसीलिए वहां से आने जाने वाले व्यापारियों, विशेष तौर पर मुस्लिम व्यापारियों को यूरोपीय शक्तियों के आतंक का सामना करना पड़ता था, जिससे मुसलमानों को भारी जानमाल की हानि होती थी। बचपन से ही इन घटनाओं को देख कर खैरुद्दीन समुद्री योद्धा बनने के सपने देखने लगे थे। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपने समुद्री मिशन शुरू कर दिए थे। 1492 के काले दिन जब सैकड़ों सालों बाद यूरोप में मुस्लिम साम्राज्य का पतन हुआ, तब वहां के ईसाई शासकों के आगमन के बाद मुसलमानों पर अत्याचार शुरू हो गया। ईसाई शासकों के आतंक का शिकार मुसलमानों के लिए नौजवान खैरुद्दीन ने जान की बाजी खेलते हुए रेस्क्यू मिशन शुरू किया। उन्होंने 1504 से 1510 के बीच समुद्री दुश्मनों का मुकाबला करते हुए करीब 70,000 मुसलमानों की हिजरत की राह हमवार की थी। उनके इस मिशन के बाद एक तरफ जहां उनके समर्थकों में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय शक्तियों में खलबली मच गई। स्पेन में अपना लोहा मनवाने के बाद खैरुद्दीन को लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा और उन्होंने एक बड़े आइलैंड पर कब्जा कर लिया। बारबरोसा लगातार ईसाई जहाज़ों पर कहर बन के टूट रहे थे और उनकी एक के बाद एक जीत का सिलसिला जारी था, जिसे वो एक बड़ी समुद्री शक्ति का रूप ले रहे थे। ये वो वक्त था जब वो मुस्लिम दुनिया में तेज़ी से मशहूर हो रहे थे और कई ईसाई सल्तनतों ने उन पर भारी इनाम घोषित कर दिया था। उनकी फतवाहत और मकबूलियत की खबर जब सुल्तान सुलेमान को पहुंची, तो उन्होंने खैरुद्दीन को महल बुलवाया और उनके कामों की सराहना करते हुए उन्हें पूरे मेडिटेरेनियन का गवर्नर बना दिया। 1519 में फ्रांस और स्पेनिश गठजोड़ ने उनके आइलैंड पर अचानक हमला कर दिया। इस जंग में खैरुद्दीन ने ना उन्हें सिर्फ हराया, बल्कि उनके कई बड़े युद्धपोतक भी कब्जे में ले लिए। इनमें से कई जहाज़ ऐसे थे जो सोने और कीमती खजाने से लदे थे और खैरुद्दीन को हराने के बाद रोम के तत्कालीन पोप की सेवा में जाने का इरादा रखते थे। इसके बाद नाइट्स ऑफ माल्टा ने भी खैरुद्दीन पर हमला किया, लेकिन खैरुद्दीन ने उन्हें इतनी करारी शिकस्त दी कि उनका कोई भी जहाज़ वापस न जा सका। इस हमले में खैरुद्दीन ने यूरोप के मशहूर कमांडर मॉर्ट गन को भी बंदी बना लिया। खैरुद्दीन के रूप में अचानक समुद्र में एक योद्धा के उदय ने माल्टा से लेकर पूरे यूरोप को चकित करके रख दिया था। अभी तक अजेय रहने वाली सेनाएं और शक्तियां इस योद्धा के आगे घुटनों पर नजर आ रही थीं। अल्जीरिया पर मुसलमानों के कब्जे के बाद बौखलाए चार्ल्स फिफ्थ ने खैरुद्दीन पर हमला किया, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी खैरुद्दीन के हाथों मुसलमानों का परचम सरनगू हुआ। बाद में जब खैरुद्दीन ने एक मुश्किल मुकाबले में मशहूर यूरोपियन नेवी कमांडर एंड्रिया डोरिया की सेना को शिकस्त दी, तो तत्कालीन सुल्तान सुलेमान ने उन्हें कुस्तुनतुनिया बुलाकर उन्हें भारी इनामात से सम्मानित किया और उन्हें ओस्मानी एडमिरल घोषित कर दिया गया। जुलाई 1522 में ओस्मानी सेना के 84 युद्धपोत खैरुद्दीन के नेतृत्व में रोड्स की सेना से लड़ाई के लिए कुस्तुनतुनिया से रवाना हुए। खैरुद्दीन की लगभग 10,000 की सेना ने रोड्स की 1 लाख की सेना पर ऐसा कहर ढाया कि
चंद ही दिनों में उन्होंने खैरुद्दीन के सामने सरेंडर कर दिया। खैरुद्दीन यहीं नहीं रुके, इसके बाद वो गल्फ ऑफ मेसिना यानी मेसिना की खाड़ी होते हुए इटली और वर्तमान ऑस्ट्रिया तक पहुंच गए। उधर खैरुद्दीन को रोकने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने एक बड़े सैन्य मोर्चे का गठन किया। इस मोर्चे ने सितंबर 1529 में वियना शहर पर हमला किया, लेकिन इस बार भी खैरुद्दीन ने इस यूरोपीय सैन्य गठबंधन को करारी शिकस्त देकर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। अभी यूरोपीय शक्तियां इस हार का मातम मना ही रही थीं कि खैरुद्दीन ने ट्यूनीशिया पर भी कब्जा कर लिया। लगातार मिल रही शर्मनाक शिकस्तों के बाद यूरोपीय शक्तियां अब ये भली भांति समझ चुकी थीं कि खैरुद्दीन को ताकत के बल पर कभी नहीं हराया जा सकता। इसीलिए चार्ल्स फिफ्थ ने खैरुद्दीन की सेना की एकता को तोड़ने के लिए चालें चलना शुरू की। मेडिटेरियन सी के सहारे ईसाइयों की एक बड़ी फौज ने ट्यूनीशिया पर 2 दिशाओं से हमला बोल दिया। फौज की ताकत को भांपते हुए खैरुद्दीन ने ट्यूनीशिया को अपने साथी हस्सान के हवाले किया और खुद लड़ने के लिए आगे चल पड़े, लेकिन हस्सान ने गद्दारी करते हुए ट्यूनीशिया बिना लड़े ही ईसाइयों को सौंप दिया। ये खैरुद्दीन की ज़िंदगी की पहली हार थी जो उन्हें हस्सान की गद्दारी की वजह से मिली थी। 1537 में सुल्तान सुलेमान के आदेश पर खैरुद्दीन ने इटली के ओतरंतो का रुख किया और कुछ ही समय में साथी जर्नैल तुर्गुत के साथ इटालियन पोर्ट पर भी कब्जा जमा लिया। सितंबर 1538 में पोप फ्रांसिस फर्डिनेंड और चार्ल्स फिफ्थ के संयुक्त मोर्चे ने ओस्मानियों पर हमला किया, लेकिन इस जंग में भी उन्हें खैरुद्दीन के हाथों हार से शर्मसार होना पड़ा। ये किसी भी संयुक्त सैन्य मोर्चे की आखिरी जंग थी, क्योंकि इसके बाद कोई भी खैरुद्दीन से लड़ने को तैयार नहीं हो सका। इसके बाद खैरुद्दीन के नेतृत्व में उस्मानी सेना की जीत का सिलसिला जारी रहा और अगले कुछ ही महीनों में उन्होंने लगभग 20 नए आइलैंड पर कब्जा जमा लिया। 1543 में स्पेन और फ्रांस के बीच जंग शुरू हुई। इस जंग में फ्रांस ने सुल्तान सुलेमान से मदद की गुहार लगाई। सुल्तान ने खैरुद्दीन को स्पेन के खिलाफ फ्रांस की मदद के लिए भेज दिया। खैरुद्दीन ने फ्रांस से स्पेनिश तटों पर छापामार हमले शुरू किए और अल्बा चीलू के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। जिन दिनों खैरुद्दीन स्पेनिश तटों पर लगातार हमले कर रहे थे, उन्हीं दिनों स्पेन के समुद्री इलाकों पर महामारी का संक्रमण बढ़ रहा था, जिससे खैरुद्दीन बीमार पड़ गए। इसके बाद खैरुद्दीन ने ये मिशन अपने डिप्टी तुर्गुत पाशा को सौंपा और खुद कुस्तुनतुनिया वापस चले गए। हिंद महासागर में ओस्मानी सेना का परचम लहराना खैरुद्दीन का बड़ा सपना था, लेकिन उनकी उम्र ने उनका साथ नहीं दिया। वो सूरज जिसकी रोशनी में सल्तनत ओस्मानिया ने मेडिटेरियन इलाकों के अंधेरों में शानदार जीत देखी थी, बिलाखिर 4 जुलाई 1546 को हमेशा के लिए इस दुनिया से डूब गया। उनकी मौत के सैकड़ों सालों बाद तक भी कोई दुश्मन सल्तनत ओस्मानिया की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड से पहले आए कुछ अय्याश और लापरवाह सुल्तानों ने न सिर्फ खैरुद्दीन के जीते हुए इलाकों को गंवा दिया, बल्कि सल्तनत ओस्मानिया को भी दुनिया के नक्शे से ख़त्म करवा दिया।